तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स से साउंड चैप्टर कर रहे थे एंड दिस इज द लास्ट वीडियो टू डिस्कस द टॉपिक्स एंड द लास्ट टॉपिक्स नेम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं और वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप डिटेल में। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए लाइफ में। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाउडनेस को। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास जो साउंड के होते हैं वो पूरे 3 होते हैं। एक होता है आपके पास लाउडनेस, दूसरी होती है पिच और तीसरी होती है आपके सामने क्वालिटी या फिर जिसको हम टिम्बर के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो लाउडनेस होती है जनरली, मैं यहाँ पे सामने ये जो लिखा हूँ एरो लगाने के बाद, वो डिपेंड करता है किस पे वो चीज़ लिखा हुआ है। जैसे लाउडनेस है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड से, एम्पलीट्यूड पे, या फिर आप कह सकते हैं इंटेंसिटी पे, क्योंकि इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। एक्चुअल में लाउडनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे और इंटेंसिटी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मिला जुला कर बात एक ही है। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे और नेक्स्ट आपके पास क्वालिटी, जिसको हम टिम्बर के नाम से भी जानते हैं, उसे वो डिपेंड करता है आपके पास वेव फॉर्म की, वेव किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाउडनेस से कि लाउडनेस होता क्या है, क्या कहानी है उसके पीछे की सारी चीज़ें, एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस हियर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लाउडनेस को लेकर। इसमें कहा जाता है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच ये लाउड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए फेंट साउंड इवन दो बोथ हैव सेम पिच एंड क्वालिटी। देखिए अभी तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि यार पिच क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है। तो अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात समझें कि भाई साहब कुछ ना कुछ पिच होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है। अगर पिच और क्वालिटी दोनों सेम भी हो जाए तो भी हम बता सकते हैं कि उसकी लाउडनेस कम है या फिर ज़्यादा है, क्योंकि अभी हम आपको समझा रहे हैं लाउडनेस के बारे में। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाने, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट। ठीक है, तो लाउडनेस डिपेंड करता है आपके पास किस में, इंटेंसिटी पे, जिसकी वजह से हमें सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी इंटेंसिटी के बारे में, ताकि फिर मैं आप लोगों को लाउडनेस के बारे में बता सकूँ डिटेल में। तो अभी मैंने आप लोगों को लाउडनेस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है ना, तो आइए इंटेंसिटी के बारे में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इंटेंसिटी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, जिसमें कहा जाता है द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या फिर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एक ही बात है। तो कितनी एनर्जी पास हो रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, कितने टाइम में और कितने एरिया में। कंडीशन ये रहती है कि एरिया के वो परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से भी फूंक मारा, मान लेते हैं ऐसा करते हैं, चलो हमने ये वाली किताब ले ली, ऐसे करके हमने क्या करा, फूंक मारा। फूंक मारने पे ये पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर जो शेप है उस पर पूरे पे गया होगा, इस तरीके से पूरे पे गया है। तो कितने एरिया पे परपेंडिकुलर फॉल किया, ऐसे जाके फॉल किया ना, परपेंडिकुलर कितने एरिया पे फॉल किया और कितना टाइम है, ध्यान समझिएगा, कितने पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में फॉल करा है। समझ में आ रही बात, कितने टाइम में फॉल करा है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। कितनी एनर्जी आपने दी, अपने एक तरह से एनर्जी तो लगाया है ना, कितनी एनर्जी पास हुआ कितने पर्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलरली और कितने टाइम में। सो वहाँ से हमें डिपेंड करता है उसकी कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है, देखिए इसका जो फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। पर यूनिट का मतलब होता है अपॉन में, तो एनर्जी अपॉन में टाइम और साथ में क्या रहेगा, एरिया, क्योंकि पर यूनिट टाइम भी और पर यूनिट क्या, एरिया। तो एरिया और टाइम दोनों नीचे रहने वाले हैं। तो देखिए एनर्जी अपॉन में टाइम आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर के नाम से जानते हैं। देखिए पावर को हम जनरली डिफाइन करते हैं वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क इज नथिंग बट व्हाट, एनर्जी। सो एनर्जी अपॉन टाइम इज नथिंग बट पावर। ठीक है, चलिए नहीं पता तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको ये चीज़ हम आपको वैसे भी पढ़ाने वाले हैं, या फिर वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर, अरे वर्क एनर्जी एंड पावर वाले में इसको मैं आप लोगों को डिस्कस करवा चुका हूँ, यस ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ। चलिए आगे की बात करते हैं। तो पावर अपॉन में एरिया आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि एनर्जी अपॉन में टाइम को हमने लिख दिया है पावर। तो इसके जब हम ऐसा यूनिट बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, ऊपर पावर की जो ऐसा यूनिट होती है
SI यूनिट जो होती है वो होती है वाट, WATT, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 हॉर्स पावर भी होते थे इसके यूनिट, जिसको हम 746 वाट के इक्वल रखते थे, याद रखिए पहले बताया हुआ है। तो इसके SI यूनिट ऊपर आ जाएगा वाट, और एरिया का पता है आपको SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर विल बी द SI यूनिट। समझ में आ गई इतनी बात, डन है। इसमें कहा जाता है हमारे पास एक कोई छोटा सा है, द मिनिमम डिटेक्टेबल साउंड इंटेंसिटी, जिसको हम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग के नाम से जानते हैं, वो है आपके पास 10 टू द रेज पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। देखिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो एक तरीके से एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो एनर्जी जा रही है वो किसी भी सरफेस पे किसी के पास कितने पर यूनिट एरिया में परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। अब मैंने जैसे ऐसे बोला, अब ये चीज़ आपको सुना ही नहीं दिया होगा, गारंटी है। रीज़न सिंपल है, रीज़न सिंपल है क्योंकि अब की बार मैंने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ नहीं किया। समझ में आ रही है ना बात? तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज़ नहीं होता है तो उस केस में आपको सुनाई नहीं देता। तो जो मिनिमम रिलीज होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए जो आपको सुनाई देते हैं, ठीक है। वैसे भी फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको पता ही रखा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम, फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बाकी हम वैसे भी नहीं सुन सकते, राइट। तो ये चीज़ है आपके सामने। आइए कुछ चीज़ों के बारे में और भी बात कर लेते हैं कि किन किन फैक्टर से जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो इफेक्ट होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, किसी भी तरह की चीज़ें। तो आओ यार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला आपके सामने है एम्पलीट्यूड। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड अगर मैंने 10 बढ़ाया तो इंटेंसिटी उसकी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, यस 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटेंसिटी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, मतलब आपकी जो साउंड थी वो 100 टाइम्स क्या हो गई, लाउडर हो गई पहले के मुकाबले। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, और इंटेंसिटी बढ़ेगा तो आपका जो साउंड है, लाउडनेस है, बेसिकली लाउडनेस है वो बढ़ जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात। दूसरी चीज़ है सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब नेक्स्ट है आपके पास, आपको जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो आपकी जो लाउडनेस होगी वो बढ़ जाएगी। तो लाउडनेस का सिर्फ मैं यहाँ से एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आपके पास जो लाउडनेस होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी जो लाउडनेस होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वाइब्रेटिंग बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वाइब्रेटिंग बॉडी की बात कर रहा हूँ। वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब जो बॉडी पे हमने मारा है वो कितने तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, उसका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, लाउडनेस इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आप वाइब्रेटिंग बॉडी से कितने दूर पे, अगर बहुत ज़्यादा दूर पे है तो ऑफकोर्स आपको लाउडनेस नहीं सुनाई देगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी बढ़ती है तो लाउडनेस आप कह सकते हो कि कम हो जाती है अगर आप दूर रहते हैं। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, आप लोगों ने कभी मारा होगा, जैसे यहाँ पे एयर है, मैंने एयर को ऐसे करके बीट कर दिया। अब जैसे एयर को मैंने मारा, क्या आपको साउंड सुनाई दिया? नहीं। यहीं पे अगर मेरे पास वाटर होता तो वाटर पे ऐसे करके मारता तो आपको वाटर की आवाज़ सुनाई देती थोड़ी बहुत। वहीं पे मेरे पास आयरन की चीज़ें कंप्लीटली सॉलिड है मान लीजिए, तो उसमें अगर मारता तो उसमें भी सुनाई देगा। आपको डेंसिटी के टर्म्स में सॉलिड लिक्विड गैस को आपने डिफ्रेंशिएट ऑलरेडी कर लिया होगा। तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें आपके सामने जो लाउडनेस होगी वो भी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी। आई हाय हाय हाय, ये कंसेप्ट हमने आपको लास्ट वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया था कि अगर रेजोनेंस होता है तो उस केस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, और जब भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो आपकी लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। तो 2 बॉक्स वाले एक्सपेरिमेंट की हमने आपके सामने बात किया था, आपको मैंने वीडियो भी दिखाया था शॉर्ट्स में। तो वहाँ पे होता है बस यही चीज़ है कि अगर एक बॉडी की फ्रीक्वेंसी दूसरी बॉडी के साथ मैच हो जाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और लाउडनेस भी बढ़ जाएगी। तो आपके पास रेजोनेंट बॉडी अगर कोई बढ़ जाती वहाँ पे रहता है एक तरीके से, तो आप कह सकते हैं लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अगर आसपास रेजोनेंट बॉडी रहती है। तो मोशन ऑफ द मीडियम का भी आपने सुना होगा, जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रहा है, एयर बह रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर हम बोलते हैं तो ज़्यादा लाउड सुनाई देगा, है ना, क्योंकि ओवरलैप हो जाता है, एक तरीके से रेजोनेंस का आप केस कह सकते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उस केस में कम हो जाता है। तो अगर ये मोशन ऑफ द मीडियम बढ़ेगा तो लाउडनेस भी उसी डायरेक्शन की बात करेंगे तो बढ़ेगा, अगर घटेगा तो घटेगा। तो ओवरऑल ये थे आपके सामने फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन
इंटेंसिटी एंड लाउडनेस, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। एक थे वेबर और एक थे फेचर, ऐसे करके दो हमारे साइंटिस्ट के नाम थे, फिजिसिस्ट के, जिन्होंने इनके बारे में रिलेशनशिप दिया था कि जो लाउडनेस होगी, एल हियर रिप्रेजेंटिंग लाउडनेस, राइट। तो जो लाउडनेस होगी आपकी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा लॉगरिथमिक के आपके पास यहाँ पे जो आर्गुमेंट होते थे उसको क्या कहते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट, तो वहाँ पे क्या रखना आपको, इंटेंसिटी, लॉग आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, लाउडनेस। और लॉग के बारे में हमने आपको क्लास 9th में पूरी डिटेल में करवा रखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लॉगरिथम चैप्टर को। यहाँ से जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो क्या आ जाता है आपके सामने एक कांस्टेंट, तो हमने के लिख दिया। तो कुछ इस तरह से रिलेशन आपको देखने को मिलता है लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में। तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिए, ये भी ऊपर ये भी ऊपर ये, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाउडनेस भी बढ़ जाएगी, और ये तो स्टार्टिंग से अभी बताते हुए आ रहा हूँ अभी तक, राइट। नेक्स्ट है नोट, लाउडनेस इज सब्जेक्टिव एंड इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। देखिए कभी भी हम लाउडनेस को मेज़र नहीं करते हैं। अब बच्चे परेशान, सर डेसिबल में तो हम लाउडनेस को मेज़र करते हैं, नहीं। जो हम यूनिट की बात करें वो भी हम आपको बात करवाएंगे। साउंड ध्यान से समझिएगा, जो साउंड होता है आपके सामने उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, उसकी लाउडनेस को मेज़र नहीं कर सकते एक तरीके से, ठीक है ना, अच्छे से समझिएगा। हम डायरेक्टली क्या मेज़र करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को, एम्पलीट्यूड को मेज़र करके इंटेंसिटी निकालते हैं। इंटेंसिटी जब निकल जाती है तब हम उसको कह देते हैं कि लाउडनेस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, कम या ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग हम कह देते हैं। तो सब्जेक्टिव वो होता है जिसको आप क्वांटिटेटिवली मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको आप मेज़र कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं, बट सब्जेक्टिव वाले बोले तो लाउडनेस को आप मेज़र नहीं कर सकते, बस ये डिफरेंस है इनके बीच में। आइए नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है, यूनिट्स आई है। तो देखिए लाउडनेस लेवल की जो यूनिट होती है वो होती है फोन। लाउडनेस लेवल की जो यूनिट होती है वो होती है फोन। नेक्स्ट है इंटेंसिटी लेवल इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल। तो हम जो डेसिबल में मेजर करते हैं दैट इज़ नॉट साउंड, ध्यान से समझिएगा। वो साउंड को हम एक तरीके से साउंड को तो मेजर कर रहे हैं, बट हम उसके लाउडनेस को नहीं मेजर कर रहे, ध्यान रखेगा। तो लाउडनेस की हम बात नहीं करते हैं जब भी हम डेसिबल की बात करते हैं। डेसिबल की बात करते हैं उस टाइम पे हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड, लाउडनेस जो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है, नो डाउट, वो तो है ही है, बट हम जो मेजर करते हैं वो क्या करते हैं, इंटेंसिटी को, जिसकी वजह से हमें लाउडनेस पता चलती है। इंटेंसिटी लेवल इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल। तो हमेशा से अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम डेसिबल की बात करेंगे तो वो हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब कितने ज़्यादा अमाउंट में, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डेसिबल में हम इसको मेजर करते हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो 1 फोन इज इक्वल टू 1 डेसिबल हो जाता है उस केस में जिस केस में आपके सामने साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1000 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी मालूम है ना, लास्ट वीडियो में डिटेल में क्लियर करवा रखा है, इसके बारे में ऑलरेडी सारी चीज़ें हमने आपको बता ही रखा है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कहा जाता है स्मॉल चेंज इन डेसिबल वैल्यू ऑफ अ साउंड रिप्रेजेंट्स अ लार्ज चेंज इन इट्स लाउडनेस। आई है, अगर आपने डेसिबल में थोड़ा सा भी चेंज किया, अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर आपने डेसिबल में थोड़ा सा भी चेंज किया, मतलब इंटेंसिटी में थोड़ा सा भी छेड़खानी करी, तो उसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी टाइम अनदर डेसिमल इज एडेड 10 अनदर डेसिमल इज एडेड टू द साउंड लेवल द लाउडनेस इज मल्टीप्लाइड बाय 10। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे आपके सामने क्या होता है, अगर आपने 10 डेसिमल बढ़ा दिया, जैसे आपने 10 डेसिमल से बढ़ा देंगे ना, तो जो लाउडनेस होगा वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऊपर में डेसिबल में ऐड करने की बात कही जा रही है और लाउडनेस में मल्टीप्लाई करने की बात कही जा रही है, वही 10 से। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बहुत सारे जब आप बिल्कुल शांत रहते हैं तो आपके पास 0 डेसिमल है, वहाँ डेसिबल है आपके पास इंटेंसिटी। लेकिन जब आप विस्पर करते हैं, विस्पर करने का मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, आप कानाफूसी कर रहे हैं, मरमरिंग कर रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ होता है ना, कानाफूसी कहते हैं इसको, बड़े आराम से बोलते हैं, ए सुन सुन सुन, अरे उसको देखा कितना सुंदर था। इस टाइप से अगर आपने बोला तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ भैया क्या था आपके सामने। हाँ, इसको आप कह सकते हैं 100% कि ये जो थी वो क्या थी आपके सामने,
क्या कहते हैं इसको, कानाफूसी करना, या फिर आपने या अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है सबके उनके डेसिबल की वैल्यू, बट आपको मैं कह देता हूँ, इसको कह देते हैं मरमरिंग। मरमरिंग मतलब कानाफूसी करना, ठीक है ना। और दूसरा आपके सामने जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप क्या करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, अभी मैं और आपसे क्या कर रहा हूँ, एक कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ये नहीं कि बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना उस टाइम पे, नॉर्मली जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपस में इस टाइप से। कई बार मैं चिल्ला के भी बोल देता हूँ तो उस टाइम पे डेसिबल की वैल्यू बढ़ जाती है, इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अभी नॉर्मली जब बात कर रहा हूँ तो होती है 60 डेसिबल। क्या होती है वो, 60 डेसिबल। तो जिस टाइम पे आप कानाफूसी करते हैं, है ना, नॉर्मली एक दूसरे से, उस टाइम पे होती है आपकी वैल्यू जो होती है वो 20 हर्ट्ज़ की। समझ लीजिए अच्छे से, कितनी होती है, 20 हर्ट्ज़ की। जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, तो वो होती है आपके पास 60 हर्ट्ज़ क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, डेसिबल। 20 डेसिबल इंटेंसिटी रहती है और 60 डेसिबल हो जाती है आपके सामने इंटेंसिटी। कुछ और वैल्यूज जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था, जब आप विस्पर करते हैं तो 20 है, ठीक है, 2-4 और बता दूंगा, ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। ये आपके लिए क्या है, विस्पर, एक दूसरे से आराम से जब आप बात कर रहे हो उस टाइम पे। और इसमें जब आप नॉर्मली बात कर रहे हैं, आराम से मतलब बहुत ही बिल्कुल छोटी आवाज़ में, बिल्कुल आराम से, जैसे कि दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सीक्रेट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एक कान में बोल रहा है, आराम से बोल रहा है, तो वो विस्पर वाली है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के इसमें 60 डेसिबल। तो एक बात बताइए, 20 से पहले कितना आ गया होगा, 30 से कितना आ गया, 40 से कितना आ गया, 50, और फिर जाकर 50 से कितना गया होगा, 60। तो देखिए, जब हमने यहाँ पे 10 डेसिबल ऐड किया, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हमने क्या करा, 10 डेसिबल ऐड किया, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे लाउडनेस में, तो लाउडनेस हो गया 10 मल्टीप्लाई, फिर 10 ऐड करा तो 10 मल्टीप्लाई, फिर 10 ऐड करा तो फिर से 10 मल्टीप्लाई, फिर से 10 मल्टीप्लाई करो, फिर से 10 मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 4 कह दीजिए, या फिर 10,000 टाइम्स लाउडनेस हो गई। जब आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, कितना ज़्यादा लाउडनेस हो गया, अच्छे से समझ लीजिए। आपने यहाँ पे देखा 20 डेसिबल में विस्पर कर रहे थे, एक दूसरे के कान में बोल रहा था, उधर एक लड़का एक लड़के के, या फिर एक लड़की एक लड़के के कान में बोल रहे, तो यहाँ पे मैं खड़ा था, मेरे को सुना ही नहीं दिया। लेकिन जब हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो जो बोल रहा था वो, उस कान वाली जो बात थी वो, और अब जो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं वो 10,000 टाइम्स लाउड हो चुकी है। इस चीज़ को समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सिमिलरली और भी कुछ चीज़ें हैं, विस्पर का हो गया, और रसलिंग ऑफ लीव्स, जब लीव्स गिरती है उस टाइम से की बात कर लेते हैं, वो भी 20 ही रहता है आपके पास, ज़्यादा नहीं रहता है। कॉन्वर्सेशन हो गया, स्पीडिंग व्हीकल रहता है आपके पास 60 to 80 डेसिबल। नॉर्मली बताते जाता हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। जब आप रोड पे जाते हैं तो व्हीकल्स जाते हैं, उस टाइम पे जो उसकी साउंड प्रोड्यूस होती है लगभग कितना होता है, 60 to 80, मतलब जब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं उससे भी ज़्यादा डेसिबल की इंटेंसिटी रहती है उनके साउंड में। एक और आपके पास एवरेज फैक्ट्री नॉइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। फैक्ट्री नॉइज़ है आपके पास 80 to 90 के आसपास, 90 या फिर 100 भी चला जाता है, 100, 110 ऐसे कुछ चला जाता है। उसके बाद आपके सामने आता है लाउड डिस्को म्यूजिक, आता है 130 पे। और जो जेट होते हैं, जेट आपको पता होगा, जेट जब उसके आसपास रहते हैं, लगभग 30 मीटर के अराउंड में रहते हैं, 30 मीटर के आसपास रहते हैं, तो उसकी जो साउंड आती है 140 डेसिबल की आती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना टाइम्स लाउडर हो गया होगा आपसे, आपके जो विस्पर वाली साउंड थे उससे। तो 20 डेसिबल से आप कहाँ पहुँच गए, जब आप जेट के 40 मीटर के आसपास हैं, 30 मीटर के आसपास है, तो उस टाइम से इतना, कितने का डिफरेंस हो गया, कितने टाइम्स हो गया। इसको 120 का मतलब समझ रहे हैं आप, 120 इतना आ गया डिफरेंस। कितना आ गया आपके सामने डिफरेंस, कुछ इतना डिफरेंस आ गया, 120 का डिफरेंस आया। मतलब इस तरह से नहीं देखना कि 120 डिफरेंस आया, बट कितना टाइम्स लाउडर हुआ है वो ऐसे देखेंगे, 10, 20, 30, 40, है ना। तो इतने 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140, कितना हो गया, 1, 2, अरे यहाँ से शुरू किया था ना, 30, यहाँ से शुरू किया था क्या, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, ठीक है। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 10 की पावर में 12। अच्छे से समझ में आनी चाहिए ये चीज़, 10 की पावर में 12 इतना टाइम्स लाउडर था जेट का आवाज़, साउंड, लाउडनेस। समझ में आई नहीं इतनी बात। तो कुछ इस तरह की कहानी थी इसकी। आइए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। और फाइनली अब जो है आपके सामने ख़त्म हो गया है लाउडनेस, और हम आपको लेकर आ चुके हैं पिच के पास।
तो पिच अगेन एक साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि किसकी साउंड कितनी ज़्यादा श्रिल है। श्रिल जो श्रिल होती है उसको हम सिंपली कह देते हैं कितनी ज़्यादा, आप कह सकते हैं पतली वॉइस है या फिर मोटी वॉइस है ना। एक होता है एकदम सुनो भाई, तो ये हो गया थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मोटी वॉइस हो गई है ना, डार्क वाली। और ये होता है नॉर्मल जो लड़कियों की आवाज़ होती है या फिर जो छोटे बच्चों की आवाज़ होती है, उनकी जो आवाज़ होती है, लाउडनेस होती है, साउंड होती है, उनमें श्रिलनेस होती है। और वो जो श्रिलनेस आती है ना वो ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखिएगा पिच जो है, पिच वो डिपेंड करती है किस पे, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है तो कितनी तेज़ी से वाइब्रेट कर रही है, तो जितनी ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करेगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होंगे, श्रिल होंगे। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर दो वॉइस है जिनकी लाउडनेस सेम है, समझिएगा, अगर लाउडनेस सेम है, लाउडनेस सेम का मतलब उसका अगर एम्पलीट्यूड भी सेम है, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तब भी वो अलग अलग वॉइस के हो सकते हैं। दैट विल डिपेंड कि जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक ये हुआ, अब इसका एम्पलीट्यूड देखिए और एक इसका एम्पलीट्यूड देखिए, और अब यहीं पे देखिएगा इतना था ना, तो इतना ही का एग्जांपल मैं लेता हूँ और ऐसे करके देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इस वाले में ये वाला ज़्यादा श्रिलनेस है, इसकी जो श्रिलनेस है वो ज़्यादा है और इसकी जो श्रिलनेस है वो कम है, बहुत कम है। रीज़न इसका मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब फ्रीक्वेंसी वाला जो चीज़ें हैं वो हमने लास्ट वीडियो में रेजोनेंस वाले में है ना, जहाँ पे आपको हमने फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन साथ में रेजोनेंस समझाया हुआ। उसमें हमने आपको स्पेशली दो टर्म्स को क्लियर करवाया था, एक फ्रीक्वेंसी को और एक वेवलेंथ को, ताकि आगे के सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करवा सकें, और साथ में एम्पलीट्यूड को। तो ध्यान रखिएगा, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है नहीं, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है नहीं, दोनों का हमने एम्पलीट्यूड क्या लिया हुआ है, सेम लिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखो तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। जैसे वेवलेंथ कम होती है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो श्रिलनेस बढ़ जाती है। बस आगे की सेम कहानी आपको यहाँ पे वही चीज़ करके लिखा गया है, अच्छे से समझ लीजिएगा। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, अच्छे समझने वाली चीज़ें यहाँ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप वेवलेंथ को यहाँ पे हमने क्या करा, कम कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा फ्रीक्वेंसी देख लिए, वेवलेंथ कम हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो श्रिलनेस भी एरो ऊपर है तो बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। नोट डालकर लिखा था, वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड लेडीज इज श्रिल एज कम्पेयर टू मैन। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया कि मैन की जो वॉइस होती है काफ़ी ज़्यादा डीप होती है, गहरी होती है, तो उनमें श्रिलनेस कम होती है। हमारे साउंड वेव में क्या होता है, वेवलेंथ हमारी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से श्रिलनेस नहीं आती। बट जो किड्स होते हैं वो, और जो लेडीज़ होती हैं है ना, फीमेल्स जनरली, उनके जो वॉइस होती है वो होती है काफ़ी ज़्यादा, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ उनकी कम होती है। वेवलेंथ कम होने के पीछे का रीज़न होता है बिकॉज ऑफ लेडीज़ एंड जो किड्स होते हैं उनके जो वोकल कॉर्ड होते हैं, आवाज़ कहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उनके जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो ना शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेवलेंथ छोटी निकलती है साउंड वेव्स की। जब साउंड वेव्स की वेवलेंथ ही छोटी हो गई तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो श्रिलनेस ज़्यादा हो गई, पतली वॉइस ज़्यादा निकलती है। तो कुछ इस तरह से कहानी है। और जिस तरह से लाउडनेस डिपेंड कर रहा था इंटेंसिटी पे, तो इंटेंसिटी को मेजर कर रहे थे तब हम लाउडनेस बता रहे थे, डायरेक्टली हम लाउडनेस को मेजर नहीं कर रहे थे। तो जो लाउडनेस था वो सब्जेक्टिव था और जो इंटेंसिटी था वो आपके सामने ऑब्जेक्टिव था। सिमिलरली यहाँ पे पिच जो है वो सब्जेक्टिव है और किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करके हम पिच को बताते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आपके सामने ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी क्लियर कराया था मैंने आप लोगों को, राइट। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वालिटी और टिम्बर। तो लास्ट हम ये थर्ड वाले पार्ट में आ चुके हैं, उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और बताऊँगा, उसके बाद फाइनली हमारा ये जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलिए इसमें कहा जाता है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड दैट enables us to distinguish between two sounds of the same pitch and loudness। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पिच और लाउडनेस दोनों को सेम कर देने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दो अलग अलग सोर्सेस से आए तब भी। तो इट डिपेंड्स अपॉन द वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अब यहाँ पे हम ना एम्पलीट्यूड वगैरह देख रहे हैं, ना फ्रीक्वेंसी वगैरह देख रहे हैं, ना कुछ और देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे वेव फॉर्म देख रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो किस तरह का वेव के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है।
तो वो नोटिस किया गया है, तो आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे वेव फॉर्म ऑफ पियानो। पियानो के वेव फॉर्म कुछ इस तरह से निकलते, देखिए ऐसे करके ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, कुछ इस तरह से चलता रहता है। तो क्या आपको ये वाला वेव फॉर्म दिखा? आइए अब दूसरा वाला वेव फॉर्म देखिए, फ्लूट वाला। फ्लूट मतलब बांसुरी वाला, है ना। तो बांसुरी का वेव फॉर्म कुछ इस तरह से है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा दोनों में। अच्छे से देखिए, ये देखिए इसमें, ये देखिए इसमें, मैं बैठ जाता हूँ, हाँ, ये देखिए, फिर 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 ये देखिए, दोनों में चेंज दिख रहा है ना। तो ये जो चेंज दिख रहा है, तो वेव के फॉर्म में चेंज दिख रहा है आपको। वेव के जो फॉर्म है, अलग अलग वेव फॉर्म बना रहे हैं, जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं, उसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं यार ये अलग चीज़ की साउंड है, ये अलग चीज़ की साउंड है। इवन दोनों की लाउडनेस सेम हो, सब कुछ सेम हो, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप फिर भी बता देंगे हाँ भाई ये अलग की साउंड है, ये दूसरे की साउंड है। क्या इतनी से बात समझ में आई? और लास्ट टॉपिक है आपके सामने यहाँ पे, वो है म्यूजिक एंड नॉइस, कि म्यूजिक क्या होता है और नॉइस क्या होता है। देखिए कभी भी हम लाउडनेस से ये नहीं बता सकते, ध्यान से समझिएगा, लाउडनेस से हम ये नहीं बता सकते कि वो म्यूजिक है या फिर नॉइस है। अब कई बार बोलते हैं कि भाई वो तो ना डीजे बजा रहे हैं, तो डीजे जो है ना वो शोर शराबा हो रहा है, तो नॉइस पॉल्यूशन फैला रहा है। ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे, तो वो आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। म्यूजिक अगर है, म्यूजिक जिसे हम नॉइज़ के नाम से नहीं जान रहे, तो वो आपके सामने कॉन्टीन्यूअस होगा, यूनिफॉर्म होने चाहिए, पीरियोडिक होने चाहिए और प्लीजेंट इफेक्ट होने चाहिए। अब इन चारों को क्या मतलब है वो आपको मैं एक ग्राफ बनाकर समझाता हूँ। पहले मैं म्यूजिक समझा रहा हूँ, फिर नॉइज़ आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। इस ग्राफ को आप देख रहे हैं, ठीक है। इस वेवफॉर्म को अगर आप देखेंगे तो जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे आया है। एम्पलीट्यूड क्या आपके सामने सेम है। क्या ये कहीं पे ब्रेक हो रहा है या फिर किसी भी तरह के कोई डिस्टर्बेंस दिख रही है? नहीं। तो ये क्या है आपके सामने कॉन्टीन्यूअस है और ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं, ना कभी ज़्यादा ना कभी कम। उसके बाद आपके सामने आता है पीरियोडिक, मतलब सेम टाइम इंटरवल में। अगर ये एक वेव फॉर्म को मान लेते हैं कि 10⁻³ सेकंड्स का टाइम लग रहा है, तो अगले वाले को भी इतना ही टाइम लगेगा, उससे अगले वाले को भी इतना ही। पीरियोडिक है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहे हैं, ये आगे यहाँ से फ्लो कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्लीजेंट इफेक्ट का मतलब जब आप इसको सुनते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, आपको इरिटेटिंग फील नहीं होता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको म्यूजिक कहते हैं। तो इसका ये वेव फॉर्म हो गया। अब दूसरा वेव फॉर्म बनाता हूँ मैं नॉइज़ का। अब इस वाले नॉइज़ के वेव फॉर्म को अगर आप नोटिस करेंगे तो कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, फिर कम ज़्यादा, और कहीं पे भी किसी भी तरह के वेव फॉर्म को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसका कोई एक पीरियोडिक नहीं है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, आपको ये प्लीजेंट इफेक्ट नहीं देंगे। जैसे फैक्ट्री के साउंड हो गए, ट्रक वगैरह के साउंड हो गए, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कुछ हो रहे हैं, है ना, गाड़ियों में व्हीकल्स के साउंड हो गए। तो इस टाइप के जो चीज़ें होते हैं वेव फॉर्म्स, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखेगा। तो ये हो गया आपके सामने नॉइज़। तो इसी का उल्टा कर दीजिए तो आपके सामने नॉइज़ देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे जो टॉपिक्स थे आपको क्लियर हो गए होंगे और यहाँ पे फाइनली आपका जो साउंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।